स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो मित्रों, हम लोगों ने राजस्व विभाग के पार्ट 6 तक पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम में उसी के आगे पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जिसमें हम भूमि, बागवानी, गजेटियर विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन संबंधी विभाग जो हैं उनको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्व विभाग का अगला भाग। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व विभाग। राजस्व विभाग और राजस्व विभाग के 6 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो आज का जो भाग हो जाएगा वो भाग हो जाएगा 7। ठीक है भाई, राजस्व विभाग का भाग 7 हो जाएगा। और इस विभाग में आज हम लोग जो मुख्य बिंदु, जो मुख्य टॉपिक हमारे हो जाएंगे जिनको पढ़ेंगे, तो भूमि हो गई, जैसे भूमि को समझेंगे। भूमि के अलावा जैसे बागवानी क्या होता है, बागवानी, और बागवानी के अलावा गजेटियर। ठीक है, आपको गजेटियर विभाग के बारे में हमने पहले बता भी दिया था। तो उसके अलावा और भी जो मुख्य चीजें होती हैं वो भी हम इसमें समझ लेंगे, गजेटियर। और इसके अलावा एक बहुत प्रमुख विभाग हो जाएगा हमारा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये प्रमुख हमारे आज के टॉपिक हो जाएंगे, आज के बिंदु हो जाएंगे, भूमि, बागवानी, गजेटियर और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। तो इनको पढ़ लेते हैं, देखते हैं भाई इसी क्रम में आगे। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए भूमि। सबसे पहले पढ़ते हैं भूमि को। भूमि किसको कहते हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम अगर लिखते हैं या फिर हमारे सामने किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो वहां पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, उन चीजों को समझेंगे। ठीक है भाई, तो अगर हम भूमि की बात करें तो राजस्व विभाग के अनुसार भूमि जो है वो अधिनियम की कुछ धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं वो धाराएं समझ लेंगे। देखिए भाई, राजस्व विभाग के अनुसार, राजस्व विभाग के अनुसार यहां पर भूमि अधिनियम कर लेंगे। अधिनियम है, तो जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है, तो भूमि से संबंधित है। यानी कि भूमि अधिनियम की धारा, भूमि अधिनियम की धारा। अब यहां पर याद रखने वाली यही चीजें हैं कि आपको याद होना चाहिए कि धारा यहां पर कौन कौन सी होंगी। तो भूमि अधिनियम की जो धाराएं इसमें दी गई हैं, 109 है, 143 है, 144 है, 109, 143, 144 एवं एक धारा और हो जाएगी, और वो कौन सी है, 7 को छोड़कर जितनी भी धाराएं हैं इस भूमि अधिनियम में, जितनी भी धाराएं हैं, यानी कि 109 को छोड़कर, 143 को छोड़कर, 144 को छोड़कर और धारा 7 को छोड़कर जितनी भी धाराएं हैं वो सब धाराएं भूमि से संबंधित हैं। ठीक है भाई, वो सब धाराएं भूमि को डिफाइन करती हैं, को छोड़कर, यानी कि धारा 7 को छोड़कर शेष सभी अधिनियम भूमि के लिए हैं। शेष सभी अधिनियम भूमि के लिए हैं, भूमि के लिए हैं। तो याद रखिए, भूमि में क्या है कि अगर हम राजस्व विभाग के अनुसार देखते हैं तो जो भूमि अधिनियम है, भूमि के लिए जो भूमि अधिनियम बनाया गया है उसकी कुछ धाराओं को छोड़कर बाकी जितने भी अधिनियम हैं वो सब भूमि के लिए हैं। और किसको किसको छोड़कर, तो 109, 143, 144 और धारा 7 को छोड़कर बाकी जितने भी अधिनियम हैं वो सब अधिनियम जो है किसके लिए हो जाएंगे, भूमि के लिए हो जाएंगे। ठीक है भाई, भूमि के लिए हो जाएंगे, जिसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, यानी कि भूमि का जो तात्पर्य है वो एक ऐसे क्षेत्र पर है या ऐसे क्षेत्र पर अधिकार रखता है या ऐसे क्षेत्र पर कब्जा रखता है जहां पर कोई भी व्यक्ति है वो कृषि करता है, पशुपालन करता है, मत्स्य पालन करता है, कुक्कुट पालन करता है या बागवानी कर रहा है, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, भूमि कहलाता है। ठीक है, यानी कि भूमि पर मुख्यतः कौन कौन से कार्य होते हैं, कृषि,
बागवानी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे तो कुक्कुट पालन, ठीक है, कृषि हो गई, बागवानी हो गई, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया। तो यहां या फिर हम यहां पर एक चीज और जोड़ लेंगे, पशुपालन, पशुपालन। तो ये जितने भी कार्य हैं जहां पर भी होते हैं वो सब क्या कहलाती है, भूमि कहलाती है। अर्थात अगर हम यह कहते हैं कि भूमि किसको कहते हैं, तो भूमि एक ऐसे क्षेत्र को डिफाइन करती है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर व्यक्ति कृषि करते हैं, बागवानी करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं। तो इस प्रकार के जहां पर भी कार्य होते हैं वो सब भूमि कहलाते हैं। और भूमि में सभी अधिनियम इसके लिए हैं, यानी कि भूमि अधिनियम के जितने भी अधिनियम हैं वो सब इसके लिए हैं, कुछ अधिनियम को छोड़कर, जिसमें 109, 143, 144 और 7 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, हमारा भूमि हो गया है, भूमि समाप्त। अब इसके बाद वाला टॉपिक जो है उसको देखते हैं, जो इंडेक्स हम लोगों ने देखा था। इसलिए पहले इंडेक्स लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य बिंदु लेकर चलने हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं हम लोग बागवानी। हेडिंग डाल लेंगे एक, बागवानी। बागवानी सभी लोग जानते होंगे बागवानी क्या है। तो यह भूमि का वह क्षेत्र होता है, ठीक है, यह भूमि का वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति है, यानी कि काबिज व्यक्ति जिसका कब्जा होता है, उस व्यक्ति के द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जाता है तथा यह वृक्ष भविष्य में बड़े पेड़ों का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम सही शब्द का प्रयोग करेंगे तो यहां पर पौधारोपण हो जाएगा। हालांकि किताबों में भी वृक्षारोपण ही लिख दिया जाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो गलत है। ठीक है, बस बातों बातों में ये हम सभी कह देते हैं वृक्षारोपण, सही शब्द हो जाएगा इसका पौधारोपण। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी काबिज व्यक्ति, यानी कि जिसका उस जमीन पर कब्जा हो, जिसका उस जमीन पर कब्जा हो, वो वहां पर क्या करेगा, पौधारोपण करता है। और पौधारोपण करने के बाद में वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे जो पौधे होते हैं वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और उसके अलावा वहां पर कृषि संबंधी कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई कृषि संबंधी कार्य जो है वो वहां पर नहीं किया जाता है, और उसी को हम क्या कहेंगे, बागवानी कहेंगे। कहने का तात्पर्य यहां पर सीधा सा है कि बागवानी में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनको एक तरीके से वृक्ष बनाया जाता है, और हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो पौधा है उसको रोप सकता है, पौधारोपण कर सकता है। तो ये सारे कार्य जहां पर होते हैं वही बागवानी हो जाता है, वही क्या कहलाता है, बागवानी हो जाएगा, बागवानी कहलाता है। तो लिख लेते हैं, देखिए भाई, यह है भूमि का वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जहां पर काबिज व्यक्ति, यानी कि जिसकी जमीन होती है, काबिज व्यक्ति पौधारोपण करता है, पौधारोपण करता है एवं बाद में यह पौधा एक वृक्ष का रूप ले लेता है, एक वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, एक वृक्ष का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेगा, एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तथा यह वृक्ष जो है भविष्य में बहुत सारे लाभ हमें देता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रहण करना, सोखना, तो ये चीजें तो चलती रहती। इनके अलावा बहुत सारी चीजें हमें और मिलती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी दवाइयां इनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वृक्षों को देखेंगे तो फिर सबसे बड़ा कार्य होता है जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है उसको दूर करने का यह बहुत बड़ा कार्य करते हैं। जो जल कटाव होता है उसको रोकते हैं,
फल देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य जो हैं या बहुत सारे लाभ हमें इनसे मिलते हैं। तो यह सब क्या कहलाएगा? बागवानी कहलाता है, बागवानी कहलाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा और कोई कृषि संबंधी कार्य जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है जहाँ पर बागवानी की जाती है। तो यह सारे कार्य जो हैं वो वहाँ पर चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बागवानी देखेंगे तो बहुत प्रकार की बागवानी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा बाग बना दिया गया है और वो बाग, उस पूरे बाग में एक ही प्रकार के पेड़ हैं। जैसे मान लीजिए आम के वृक्ष हैं, पूरा बाग भरा हुआ है और आम के वृक्ष हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? आम की बागवानी हो जाती है। लेकिन अन्य किसी प्रकार की कृषि नहीं करती है, होती है। मान लीजिए बहुत सारे एक जगह पर अमरूद के वृक्ष लगा दिए गए थे, पौधे लगा दिए गए थे, वृक्ष बन गए, तो वहां पर अमरूद की बागवानी हो जाती है, आंवले की बागवानी होती है। बहुत सारे वृक्ष, यानी कि जो वृक्ष हमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई लाभ देते हैं, हम क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? हम एक बागवानी का रूप दे देते हैं, बाग लगा देते हैं जो हमें बहुत ज्यादा लाभ देती है। हम कुछ बागवानी को समझ लेते हैं। जैसे सबसे प्रमुख जो भारत में बागवानी होती है वो है आम की बागवानी। ठीक है, देखिए सबसे प्रमुख जो है वो है आम की बागवानी। ठीक है, फलों का राजा आम है और आम की जो बागवानी है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोकप्रिय है। हालांकि पूरे भारत में लोकप्रिय है, लेकिन क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा यह लोकप्रिय है। और सर्वाधिक आम कहां होता है? तो लखनऊ के जो मलिहाबाद है, बनारस है, इन क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा बाग, वो आम की जो बागवानी है वो होती है। यहां से सबसे उत्तम किस्म के जो हमें आम हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है? मलिहाबाद। आप सभी ने नाम सुना होगा इसका, मलिहाबाद, मलिहाबाद। इसके अलावा वाराणसी। ठीक है, तो ये प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं आम के। वैसे बहुत सारे और क्षेत्रों में होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं आम की बागवानी के लिए। और इसके अलावा देखिए, जैसे और किसकी बागवानी प्रमुख है? तो आंवला की बागवानी, आंवला की बागवानी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। इसको खाना चाहिए, हर मौसम में खाना चाहिए, बहुत फायदा करता है। तो सर्वाधिक जो आंवला होता है वो कहां होता है? प्रतापगढ़ में होता है। सर्वाधिक जो हमें आंवला प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है हमें सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा अमरूद की बागवानी, अमरूद। ठीक है, अमरूद की बागवानी। हम कुछ प्रमुख बागवानी को पढ़ रहे हैं। अमरूद की बागवानी, तो अगर हम अमरूद की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अमरूद होता है वो कौशाम्बी में होता है, प्रयागराज में होता है। और इसका अगर विस्तार देखेंगे तो विस्तार तो इसका पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो कौशाम्बी और प्रयागराज में। सर्वाधिक कहां होता है? देखिए भाई, लिख लेते हैं। सर्वाधिक हो जाएगा आपका, सर्वाधिक हो जाएगा ये कौशाम्बी के अलावा और कहां पर हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। लेकिन अगर हम अमरूद की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, तो विस्तार जो है वो इसका पूरे भारत में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, बहुत अच्छे ढंग से है। तो ये प्रमुख बागवानी हो गई। एक दो और हम देख लेंगे। तो आम की जो बागवानी है सबसे ज्यादा लखनऊ के मलिहाबाद में, बनारस में होती है। आंवला जो है वो सर्वाधिक प्रतापगढ़ में होता है। अमरूद की जो बागवानी होती है वो कहां पर होती है? कौशाम्बी में होती है, प्रयागराज में होती है। इसके अलावा देखिए और देखते हैं कुछ। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें संतरा, तो संतरा की बागवानी होती है। संतरा की बागवानी,
ठीक है भाई। संतरा की बागवानी, तो संतरा की बागवानी की अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख रूप से ये सहारनपुर में पाया जाता है। प्रमुख रूप से कहां पर इसकी बागवानी होती है, तो सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में प्रमुख रूप से इसकी बागवानी होती है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, जैसे मेरठ है तो आंशिक रूप से, और मुजफ्फरनगर है तो यहां पर भी होती है, जैसे मेरठ हो गया, मेरठ के अलावा मुजफ्फरनगर हो जाएगा। तो संतरा की बागवानी के ये प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो नींबू की बागवानी, देखिए नींबू की जो बागवानी होती है, इसका अगर हम प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से नींबू पाया जाता है मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, लेकिन इसका जो विस्तार है वो पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में इसका विस्तार है, अच्छी मात्रा में कई क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी मात्रा में मेरठ और सहारनपुर, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, ठीक है। कहां पर, मेरठ में, सहारनपुर में, ठीक है, और मुजफ्फरनगर में। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे, मेरठ और सहारनपुर। बाकी विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। अगर हम और देखेंगे तो लीची की बागवानी, और लीची जो है वो भी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, ठीक है। और लिख लेते हैं हम लोग लीची सबसे प्रमुख कहां पाई जाती है, सहारनपुर के अलावा और क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये पूरी बात होती है बागवानी की। अब एक बार आप लोग समझ लीजिए बागवानी किसको कहते हैं, तो याद रखिए बागवानी में वह क्षेत्र आता है जिस क्षेत्र का कोई भी काबिज व्यक्ति होता है, जिसकी वह जमीन होती है, वो वहां पर क्या करेगा, अपने अनुसार या उसको जिसकी जरूरत होगी उन पौधों को वहां पर रोपेगा, यानी कि पौधारोपण करेगा, बड़े वृक्ष बनेंगे, फल देंगे और उसकी खेती करेगा। अन्य किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। जैसे आम के पेड़ लगाए जाते हैं, संतरे के लगाए जाते हैं, नींबू के लगाए जाते हैं, लीची के लगाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की करी जाती हैं, केले की करी जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अमरूद की करी जाती है। तो बहुत सारी जितनी भी जरूरतें जिस व्यक्ति की होती हैं, जो भी वृक्ष में कोई ना कोई फायदा देते हैं, फल देते हैं, तो उन सब की बागवानी जो है की जाती है। तो ये सारा हमारा जो मुद्दा है वो बागवानी से संबंधित हो जाएगा, जिसमें अनेकों प्रकार की बागवानियां होती हैं और सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो सारे क्षेत्र भी हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है भाई। तो बागवानी में जो सबसे प्रमुख है वो हम लोगों ने देख लिए थे। अच्छा, अगर हम एक और देखेंगे तो जैसे केला, तो केला की जो बागवानी होती है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो प्रमुख रूप से केला कहां होता है, तो कुशीनगर में हो जाता है, कौशाम्बी में हो जाता है। लेकिन आंशिक रूप से अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण प्रदेश में इसका विस्तार है। तराई क्षेत्र में यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि केला का जो पेड़ होता है वो तराई क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र में बालू की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों में जो केला का वृक्ष है, केला का पेड़ है, वो ज्यादा उग जाता है। उसके लिए वह मिट्टी ज्यादा लाभदायक होती है। तो प्रमुख रूप से कुशीनगर और कौशाम्बी में होता है। प्रमुख रूप से कहां पर होता है, कुशीनगर और कौशाम्बी, ठीक है। इसके अलावा और हम इसका महत्व देखेंगे, तराई क्षेत्र, इसके अलावा तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र में यह विशेष महत्व रखता है। बाकी विस्तार तो इसका सब जगह है। ये हो जाती है केले की बागवानी। और अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी प्रमुख रूप से झांसी में पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो है वो प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है या कहां पर इसकी बागवानी होती है, तो झांसी में प्रमुख रूप से इसकी बागवानी होती है, ठीक है भाई। झांसी में जो है इसकी प्रमुख रूप से बागवानी होती है। तो ये कुछ प्रकार की बागवानियां हो जाएंगी, अब देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, जो अगली हमारी हेडिंग थी उस पर आते हैं। उम्मीद करते हैं बागवानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब देखिए हम लोग समझते हैं जो गजेटियर विभाग होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से इसमें कार्य होते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए, गजेटियर विभाग। गजेटियर विभाग, गजेटियर विभाग, इसको समझिए। देखिए भाई, गजेटियर विभाग को समझते हैं तो यह राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख विभाग है। इतनी बात आप पहले से जानते होंगे कि राजस्व विभाग के ही अंतर्गत आ रहा है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह एक प्रमुख विभाग है। तो गजेटियर जो है वो कब चलता था? ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों को, ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामले को समझने में सहायता करने के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाते थे ये सारी चीजें, जो भी यहाँ का लेखा जोखा होता था वो सब। ठीक है, जो गजेटियर होते हैं वो ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों को समझने में सहायता करने के लिए यह अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाते थे। समझ लेते हैं। ब्रिटिश काल में गजेटियर अंग्रेज अधिकारियों को समझने के लिए यह अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाते थे। यह अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाते थे। ठीक है, तो जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनको समझने के लिए जो गजेटियर हुआ करते थे उनको अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, अंग्रेजी में प्रकाशित जो है किया जाता था किसको? गजेटियर को। और उसी समय निर्माण हो गया था गजेटियर विभाग का, तो वही सब चलता हुआ आ रहा था। अगर हम और देखेंगे तो गजेटियर का जो पहला प्रयोग किया गया था वो 1803 में किया गया था, किंतु इसका वास्तविक रूप से जो प्रयोग किया गया था वो 1872 से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए भाई अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, गजेटियर का पहला प्रयोग 1803 में हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका प्रयोग कब से चालू हो जाता है? तो 1800 क्या बताया था आपको? 1872 से प्रारंभ होता है। 1872 से प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, गजेटियर का पहला प्रयोग जो है वो 1803 में हुआ था, लेकिन इसका जो वास्तविक प्रयोग शुरू होता है वो 1872 से शुरू हो जाता है। 1872 में जो है इसका सही रूप से पहला प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भी इसे यथावत बनाए रखा गया था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, नया विभाग बना था, नया मंत्रिमंडल आया था, उनके अनुसार नए तरीके से नए सिरे से कार्यों का प्रारंभ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ था कि गजेटियर विभाग जो है ये जो है यथावत चलता रहा था। यह जिले स्तर का जो लेखा जोखा होता है उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, गजेटियर क्या करता है? यह है जिला स्तर के लेखा जोखा प्रस्तुत करता है।
यह जिला स्तर के जो लेखा जोखा होते हैं उनको प्रस्तुत करता है, जो गजेटियर विभाग है जिसके अंदर गजेटियर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो जिले स्तर के लेखा जोखा संबंधी जो भी चीजें होती हैं उनको प्रस्तुत करने का यह कार्य करता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं फिर। देखिए भाई इसके आगे, तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया गया था। ठीक है, हमारा देश जब आजाद हो गया था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया था, जो प्रारंभ में 54 जिलों से जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में ये सभी जिलों में लागू है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई इसको लिख लेते हैं, आप सभी लोग पूरे के पूरे पॉइंट लिखते चलिए, क्योंकि ये जितना भी लिखाया जा रहा है एकदम फैक्ट है और सीधा सीधा यहां से पूछ लिया जाता है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया, जो प्रारंभ में 54 जिलों से जुड़ा था, जो प्रारंभ में 54 जिलों से जुड़ा था, लेकिन वर्तमान में यह सभी जिलों में लागू है। ठीक है भाई, याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में जिला गजेटियर विभाग बनाया, जो प्रारंभ में 54 जिलों से जुड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में यह सभी जिलों में लागू है। और उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 1980-81 से यह सभी जिलों में लागू हो गया था। संपूर्ण प्रदेश में हम लिख लेते हैं 1980-81 से यह प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गया था। ठीक है, 1980-81 से यह प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गया था। इसके अलावा देखिए, जो इसका मुख्यालय है, ठीक है, जो हमारा गजेटियर विभाग है, गजेटियर विभाग का जो मुख्यालय है वो राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो लखनऊ के जवाहर भवन में इसका मुख्यालय राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है। कौन सा भवन हो जाएगा? जवाहर भवन हो जाएगा, जहां पर गजेटियर विभाग का जो मुख्यालय है वो स्थित है। ठीक है भाई, देखिए इसके अलावा इसका जो प्रकाशन है वो अंग्रेजी एवं हिंदी में अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इसका प्रकाशन अंग्रेजी में ही होता था। पहले
पहले इसका प्रकाशन अंग्रेजी में ही होता था, लेकिन अगर हम अब बात करेंगे तो अंग्रेजी और हिंदी में अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, लिख लेते हैं, इसका प्रकाशन अंग्रेजी एवं हिंदी में अनिवार्य कर दिया गया। अंग्रेजी एवं हिंदी में अनिवार्य कर दिया गया। तो अंग्रेजी में तो पहले से ही प्रकाशित होता था, लेकिन हिंदी में भी जो है, हिंदी में भी इसका प्रकाशन अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन हिंदी का जो प्रकाशन है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं कि जो गजेटियर विभाग है, गजेटियर विभाग के अंतर्गत जो गजेटियर प्रकाशित किए जाते थे वो पहले अंग्रेजी में किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने लग गए हैं। और सबसे पहले हिंदी में इसका प्रकाशन कहाँ किया गया था, प्रश्न हमारे सामने यह आता है, सबसे पहले इसका हिंदी में प्रकाशन कहाँ किया गया था। तो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गजेटियर का हिंदी प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। देखिए, गजेटियर का हिंदी प्रकाशन सर्वप्रथम, अब देखिए सर्वप्रथम कहां कहां होता है, तो सबसे पहला नाम आ जाएगा यहां पर मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर नगर व देहात। मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर नगर बादेहात। ठीक है, कानपुर नगर बादेहात। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे तो यही प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे, इसके अलावा और नहीं है। ठीक है भाई, तो कौन कौन से हो जाएंगे। गजेटियर का हिंदी में जो सबसे पहले प्रकाशन किया गया था, मेरठ में हो गया था, गाजियाबाद में हो गया था, ललितपुर में हो गया था, कानपुर नगर व कानपुर देहात में किया गया था। ठीक है, कानपुर देहात में किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो है, ये मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर नगर व देहात, तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले क्या किया गया था, गजेटियर का सबसे पहले हिंदी में प्रकाशन किया गया था इन क्षेत्रों में। ठीक है भाई, तो यहां पर ये सारी बातें होती हैं गजेटियर विभाग की। अब हम आ जाते हैं अगला हमारा इंडेक्स था उस पर, इसको हटा देते हैं। गजेटियर विभाग कंप्लीट हो गया है और अंतिम जो हमारा आज का बिंदु बचा हुआ है, हेडिंग डाल लेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग बहुत प्रमुख विभाग है। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस विभाग पर। तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो आज का हमारा अंतिम बिंदु हो जाएगा। ध्यान रखिए, यह राजस्व विभाग के अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग हो जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हो जाएगा। इसे राहत विभाग भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख है उसको राहत आयुक्त कहा जाता है, इसे राहत विभाग भी कहते हैं। ठीक है, इसे राहत विभाग भी कहते हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख को राहत आयुक्त कहा जाता है।
ठीक है, इसके प्रमुख को राहत आयुक्त कहा जाता है। और अगर हम देखते हैं इसमें तो राहत आयुक्त प्राकृतिक एवं जो भी दैविक आपदा होती हैं उससे संबंधी राहत पहुंचाने का कार्य करता है। अब जो आपदाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो भी आपदाएं आती हैं तो उनसे राहत दिलाने का जो कार्य किया जाता है वो राहत विभाग के द्वारा या राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन हो जाता है? राहत आयुक्त होता है। ठीक है, राहत आयुक्त जो है वो प्राकृतिक एवं जो भी दैवीय आपदाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी राहत पहुंचानी होती है उनका कार्य यह करता है। राहत आयुक्त प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से राहत पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, राहत पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपदाएं कोई भी हो सकती हैं, बाढ़ हो जाती है, सूखा हो जाता है, भूकंप हो जाता है, सुनामी हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, अनेकों प्रकार की आपदाएं जो होती हैं उन सभी से राहत पहुंचाने का कार्य यह विभाग करता है। राहत आयुक्त के अधीन जो है वो मंडला आयुक्त आता है, जिला अधिकारी आते हैं, उप जिला अधिकारी आते हैं, जिन्हें वह आवश्यकता पड़ने पर निर्देशित करता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कार्य वह सौंपता है। राहत आयुक्त के अधीन मंडलायुक्त, ठीक है, के अधीन कौन कौन आ जाएगा? मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, इसके अलावा उप जिलाधिकारी, ठीक है, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, उप जिलाधिकारी आते हैं, जिन्हें वह आवश्यकता अनुसार जो है निर्देश देता है। आते हैं, ठीक है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो जरूरत के अनुसार जो है इन लोगों को निर्देशित किया जाता है और उसी आधार पर कार्य किया जाता है। ठीक है, और आपदा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? आपदाएं जो होती हैं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भूकंप, सुनामी, ठीक है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। तो इस प्रकार से जो भी आपदाएं होती हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है या किसी गांव को नुकसान होता है, तो उन सभी को राहत पहुंचाने के लिए इस पूरे विभाग का कार्य होता है। ठीक है, इस विभाग का कार्य होता है। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में सर्वाधिक आपदा बाढ़ संबंधी जो क्षेत्र होते हैं तो वो क्षेत्र सबसे ज्यादा हो जाते हैं तराई वाले क्षेत्र, जहां पर उनके मतलब किनारे कोई सी भी नदी बहती है तो नदी जब उस नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो उस पूरे क्षेत्र में बाढ़ जो है वो आ जाती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डर इसी बात का रहता है कि कब बाढ़ आ जाती है और पता नहीं चलता कि खेती कितनी भी है वो एकदम अच्छे से एक बुरे माहौल में, या फिर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर खेती होती है, बहुत सारी खेती ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल नदी के किनारे होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी खेती जो थोड़ा हटके होती हैं, लेकिन बाढ़ आने पर वो नष्ट हो जाती हैं। छोटी मोटी बाढ़ से नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वो खेती उसी प्रकार की होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर वहाँ पर आता रहे तो कोई नुकसान ना पहुँचे। जब ज़्यादा ही पानी आ जाता है, फसल डूब ही जाती है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जैसे गंगा के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, गंगा में जब भी बाढ़ आती है या सरयू में जब भी बाढ़ आती है
या गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां, क्योंकि यहां पर पानी ठीक ठाक है गंगा में, तो गंगा की जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें बाढ़ सामान्यतः आ ही जाती है, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, सोन, केन, गंडक, चंबल, शारदा, कोशी। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वो सभी नदियां एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बाढ़ के रूप में जानी जाती है, वहां पर ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों पर जो भी लोगों को समस्याएं होती हैं, जो भी नुकसान होता है, तो उस नुकसान को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ राहत पहुंचाई जाती है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, ठीक है, इस विभाग के द्वारा। और अगर हम देखते हैं तो भूकंप प्रभावित आपदा क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत, बिजनौर। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। एक बार हम और बोल रहे हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बिजनौर। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आने की वो भूकंप आने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी ज्यादा रहती हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरा हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। और आज हम लोग क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं अब और अभी हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत है जो जीएस के अंतर्गत आता है, तो हम उस पर विचार करके उसके भी वीडियो आपको देने जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। बाकी यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको समय रहते हुए जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।